आग 16। मन्नत खुशी से झूम रही थी। उसके चेहरे पर निश्चल मुस्कान दिख रही थी। उस मासूम के लिए तो ये बहुत बड़ी बात थी। मन्नत रुकी और अभ्युत की तरफ देखते हुए बोली, थैंक यू सो मच राणा जी, आपने उस गंदे इंसान को सबक सिखा दिया। अब वो कभी मुझे परेशान नहीं करेगा। अभ्युत कुछ नहीं बोला, वो तो उसकी मासूमियत में खोया हुआ था। अभ्युत की तरफ से कोई जवाब नहीं आने पर मन्नत ने उसकी तरफ हैरानी से देखा तो चौंक गई। राणा सा का चेहरा हद से ज्यादा जुनूनी नजर आ रहा था। वे अपनी तेज नजरों से एकटक मन्नत को देखे जा रहे थे। मन्नत को अब जाकर होश आया कि वो इतनी देर से किस इंसान के सामने उछल-कूद कर रही थी। वो किस इंसान से लिपटकर खड़ी थी। ये तो वही आदमी है जिससे मन्नत को डर लगता है, जिसकी नजरें मन्नत सह नहीं पाती है। और आज उसी आदमी से उसने क्या कुछ नहीं कह दिया। मन्नत छिप गई। उसके चेहरे पर वही खौफ छाने लगा। वो धीरे-धीरे पीछे खिसकने लगी। अभ्युत अपने ख्यालों से बाहर आया। उसे महसूस हुआ कि मन्नत उससे दूर जा रही है। अभ्युत आगे बढ़ने लगा और उसे देखकर मन्नत डरकर और पीछे हटने लगी। अभ्युत के चेहरे पर डबल स्माइल आ गई और वो रौब से चलते हुए अपनी बाहें फैलाकर बोला, आओ मेरे पास। मन्नत उसे देखकर और डरने लगी और पीछे हटते हुए बोली, मुझे नहीं आना है आपके पास। अभ्युत आगे बढ़ते हुए जुनून से बोला, क्यों बच्ची, फालतू की मेहनत क्यों कर रही हो, जबकि आना तुम्हें मेरे पास ही है, तो आओ। मन्नत ने अपना बैग गिरा दिया और घबराते हुए बोली, मुझे साइड पर जाना है, बहुत लेट हो गया, चलो बाय। अभ्युत बोला, अरे अरे तितली, इतनी जल्दी क्या है तुम्हें उठने की, जरा मेरी बात तो सुन लो। मन्नत बोली, राणा जी वो देखिए आपके पीछे कौन खड़ा है। अभ्युत के चेहरे पर बड़ी सी डबल स्माइल आ गई और वो बोला, ये बच्चों जैसे खेल हमारे बच्चों के साथ खेलना, मेरे साथ नहीं। मन्नत चौंक गई और बोली, हमारे बच्चे, पर वो कहाँ है। अभ्युत बोला, आएंगे, वो भी आएंगे, उन्हीं के लिए तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, उन्हें भी ले आऊंगा, पहले उनकी मासूम बच्ची जैसी माँ को तो ले आऊं, तभी तो वो आ पाएंगे। अभ्युत की बात सुनकर मन्नत के गाल लाल हो गए। उसे इन सब के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं पता था, पर थोड़ा बहुत ज्ञान तो था ही। अभ्युत उसके और करीब आने लगा तो मन्नत जोर से चीखी, पापा। अभ्युत के कदम वहीं ठहर गए। उसे मन्नत पर गुस्सा आने लगा। ये लड़की हर वक्त उससे डरती रहती है, हद होती है हर चीज की। अभ्युत तेजी से आगे बढ़ा और मन्नत का हाथ पकड़कर उसे वापस कार की तरफ ले जाने लगा। कार के पास ला मन्नत को उससे टिकाकर उसकी आंखों में जुनून से देखकर बोला, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता है क्या कि कोई तुमसे बात करना चाहता है, या फिर हर वक्त डरना ही आता है। और उस 2 कौड़ी के ऑटो ड्राइवर से डरने की क्या जरूरत थी, वो कुछ नहीं कर सकता था तुम्हें। तुम मासूम हो, बच्ची हो, पर कमजोर नहीं। थोड़ी हिम्मत रखकर सामने वाले से बात किया करो। ये दुनिया सीधे पेड़ों को ही पहले काटती है, टेढ़े का नंबर बाद में आता है। और रही बात मेरी, तो मुझसे नजरें चुराई ना तो देख लेना फिर मैं क्या करता हूँ। हर वक्त बस पापा पापा लगा रखा है। अब उन्हें छोड़ो और मेरी बात सुनो, सिर्फ मेरी। मन्नत बोली, आप बहुत गुस्सा करते हैं, पापा नहीं करते, इसलिए आपकी बात नहीं सुनी। अभ्युत को और गुस्सा आया और उसने अपने गुस्से को काबू किया और कहा, तुम्हारी पूरी जिंदगी मेरे नाम होने जा रही है, तुम मेरी बनने जा रही हो और तुम्हें मेरी ही नहीं सुननी है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा सोचना भी मत। तुम्हें हर वक्त सिर्फ मेरी बात सुननी होगी और मुझे तुम्हारी। मन्नत हैरानी से उसे देख रही थी। तभी अभ्युत उसके और करीब आया। मन्नत सिमटने लगी। अभ्युत उसके बेहद करीब आ गया था और उसकी कमर को पकड़कर उसे खुद से भिड़ा दिया और कहा, शादी करने जा रहा हूं तुमसे बच्ची। मन्नत के तो होश उड़ गए। उसने चौंकते हुए अभ्युत की तरफ देखा तो अभ्युत जुनूनी नजरों से उसे देख रहा था। मन्नत उससे छूटने की कोशिश करने लगी पर कोई फायदा नहीं था। राणा सा ने उसे और कसकर पकड़ लिया और दीवानगी से बोला, तुम्हें अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहना चाहता हूँ, तुम्हारी हर बेवकूफी और मासूमियत को खुलकर जीना चाहता हूँ, तुम्हें बेहद करीब से महसूस करना चाहता हूँ, मेरी बच्ची। मन्नत की हालत खराब हो रही थी। उसे तो यकीन नहीं हो रहा था जो अभी अभ्युत ने कहा था, क्या वो सच था या कोई वहम। मन्नत अपने उलझनों में उलझी हुई थी। तभी अभ्युत ने उसकी बाजुओं को छोड़ा और उसे दीवानों की तरह देखने लगा। मन्नत की तो सांस अटक सी रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो अचानक उसे कोई शादी के लिए प्रपोज कर देगा। मन्नत ने गहरी सांस ली और हड़बड़ाकर बोली, मुझे घर जाना है। अभ्युत की मुस्कान गायब हो गई। उसने अपनी मुट्ठी कस ली और बोला, तुम कहीं नहीं जा सकती, तुम मेरी हो और अब तुम्हें मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा, अपनी दुल्हन बनाकर। मन्नत घबराकर बोली, नहीं 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 नहीं, मुझे आपके साथ नहीं जाना। अभ्युत बोला, कोई पूछ नहीं रहा है तुमसे, बल्कि इसे मेरा ऑर्डर समझो। मन्नत बोली, आप मेरे पीछे क्यों पड़े हैं, मैं तो आपको अच्छे से जानती भी नहीं हूँ। मन्नत की बात पर अभ्युत के चेहरे पर एक बार फिर से डबल स्माइल आ गई। वो अपनी कातिल मुस्कान के साथ बोला, तो जान लो ना, मैं तो यही हूँ। मन्नत हाथ जोड़कर बोली, प्लीज बख्श दीजिए मेरी जान, पीछा छोड़ दीजिए मेरा। अभ्युत अपनी सच्ची शिद्दत से बोला, तुम खुद को मुझे बख्श दो ना, बहुत कुछ चाहता हूँ तुमसे बच्ची। मन्नत उसकी बात सुनकर डर गई। उसने अपने दुपट्टे से अपने चेहरे को ढक लिया और दुपट्टे में से छुप छुप कर किसी छोटे बच्चे की तरह अभ्युत को देखने लगी, जो उसकी नादानियों को अपनी दीवानीपन से देख रहा था। अभ्युत उसके पास आया और बड़े कायदे से दुपट्टे को हटाते हुए बोला, बच्ची इतनी जिद सही नहीं होती, वो भी अभ्युत प्रताप राणा के सामने। मैं बड़ी तहजीब और तमीज के साथ तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आऊंगा और फिर होगी हम दोनों की शादी और तुम बनोगी राणा खानदान की बहू, अभ्युत की बीवी। मन्नत हैरानी से बोली, पर मैं ही क्यों, आप किसी और को अपनी बीवी बना लो ना, मैं तो अभी छोटी बच्ची हूँ। अभ्युत शैतानी हंसी हंसते हुए बोला, बच्ची तुम ही तो हो जिसने मुझे शादी के लिए तैयार किया है, और अब जो तैयार हो गया हूँ तो शादी तुमसे ही करूंगा, सिर्फ तुमसे और किसी से नहीं। मन्नत बोली, हे भगवान, मैंने कब आपको शादी के लिए तैयार किया। अभ्युत ने उसके माथे पर हाथ रख दिया और फेरते हुए बोला, तुम नहीं समझोगी बच्ची, तुम तो बस मेरा इंतजार करो, मैं आता हूँ तुम्हारे घर तुम्हारा हाथ मांगने। मन्नत बोली, देख लेना, अब मेरे मम्मी पापा आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यहाँ से अभ्युत ने अपनी चाल चलनी शुरू कर दी। मन्नत से सब कुछ उगलवाने की, उसके माता पिता को उसके लिए कैसा लड़का चाहिए और किस किस चीज की डिमांड है। कुटिलता अभ्युत के चेहरे पर साफ साफ झलक रही थी। वो अनजान होते हुए बोला, क्यों एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मन्नत बोली, उन्हें तो मेरे लिए एक शांत स्वभाव का लड़का चाहिए और आप तो चलती फिरती ज्वालामुखी हो जो कभी भी किसी के ऊपर भी फट सकती है और उसे जला सकती है। अभ्युत उसकी बात को अपनी जहन में उतार रहा था। उसे मन्नत से सारा सच बाहर निकलवाना था। वो जुनून से बोला, तुम्हें यहाँ से पैलेस ले जाना मेरे लिए 2 मिनट का भी खेल नहीं है, पर क्या है ना कि मैं खानदानी इंसान हूँ, हर काम कायदे कानून से करता हूँ, तो तुम्हें भी बड़ी तहजीब और तमीज के साथ उठाकर अपने साथ ले जाऊंगा। दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं पाएगी बच्ची। मन्नत डर गई और इधर उधर देखने लगी। तभी वो बोली, मैं जा रही हूँ, बाय। इतना कहकर वो जैसे ही जाने लगी, अभ्युत ने उसे पीछे से पकड़कर अपनी बाहों में ले लिया और उसके कंधे पर अपना मुंह रख दिया। मन्नत का बदन सिहर उठा। यह एहसास काफी अलग और खास था जो उसे अभ्युत से मिल रहा था। अभ्युत उसकी खुशबू लेते हुए बोला, चालाकी नहीं बच्ची, बस चुपचाप मेरी बात मान जाओ और जब मैं वहां आऊं तब किसी भी तरह की कोई बेवकूफी मत दिखाना, वरना। मन्नत होश में आई और बोली, वरना क्या राणा जी,
अभ्युत ने उसके गले पर फूंक मारते हुए बड़े खतरनाक तरीके से कहा, वरना उस जमीन पर काम कर रहे एक एक इंसान पर जैसे भी चलवा दूंगा और मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। मन्नत बुरी तरह से डर गई और झटके से उसे दूर कर पलटकर उसके डरावने चेहरे को देखने लगी। अभ्युत खौफनाक तरीके से बोला, बच्ची तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तो मेरे पास आना है, हमेशा हमेशा के लिए। मन्नत को कुछ बहुत खतरनाक और तूफानी होने का अंदेशा हो रहा था। उसे अभ्युत के इरादे बहुत खतरनाक लग रहे थे। मन्नत गहरी सांस लेने लगी और इधर उधर देखने लगी। काफी देर तक वहां खामोशी छाई रही। मन्नत जमीन को देखती रही और अभ्युत जुनून से मन्नत को देखता रहा। कुछ देर बाद अभ्युत ने सड़क पर पड़ी मन्नत के बैग को उठाया और ले जाकर कार के पीछे सीट पर रख दिया। अभ्युत मन्नत के पास आया और उसकी बाजू पकड़कर कार के पास ले गया। मन्नत चुपचाप उसके पीछे पीछे चल रही थी। अभ्युत ने कार का गेट खोला और उसे बैठने को कहा तो मन्नत ने नाम ही सर हिला दिया। अभ्युत ने उसे अपनी आंखें दिखाकर डरा दिया तो मन्नत चुपचाप गाड़ी में बैठ गई और अभ्युत ने डोर को बंद कर दिया और खुद जाकर उसके बगल में ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। मन्नत अभी भी सदमे में थी। उसे अभ्युत से और भी डर लगने लगा था। ऊपर से अब वो उससे शादी भी करना चाहता है। पता नहीं क्यों मन्नत सोचने लगी कि कहीं उसने अभ्युत के साथ कुछ बुरा तो नहीं किया ना, जिसका बदला लेने अभ्युत उससे शादी कर रहा है। मन्नत को तो कारण भी पता नहीं है कि इतने बड़े खानदान का आदमी उससे शादी क्यों करना चाहता है, क्यों उसके पीछे पड़ा है। अभ्युत उसके मासूम चेहरे को जुनून से दिख रहा था और कार को स्टार्ट करते हुए बोला, इस छोटे से दिमाग पर जोर लगाने की जरूरत नहीं है, रात को सर दर्द हो जाएगा, तुम बस फ्री रहो और तैयार हो जाओ मेरी बनने के लिए। मन्नत कुछ सोचने लगी और एकदम से बोली, आप मुझसे किस चीज का बदला ले रहे हैं? सच में आपकी जमीन को मैंने नहीं खोदा था, वो तो वीरा ने किया था, मैं तो चुपचाप खड़ी उसे देख रही थी। अभ्युत के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई जिसमें वो हद से ज्यादा आकर्षक लग रहा था। उसके पतले और गुलाबी होंठों पर तो कोई भी लुट जाए। अभ्युत अपना सर हिलाते हुए नशे से बोला, तुमने जमीन तो नहीं पर मेरे अंदर काफी कुछ खो दिया है। क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए माय डेडली सीक्रेट लव, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 17। मन्नत अभ्युत की बात को समझने की कोशिश करने लगी और अभ्युत ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और सीधा उसके घर की तरफ बढ़ने लगा। पूरे रास्ते मन्नत सोचती रही कि उसने अभ्युत के अंदर क्या खो दिया था जिसका बदला वो उससे शादी करके ले रहा है। मन्नत ने अभ्युत की तरफ देखा जो ड्राइविंग कर रहा था। मन्नत ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, क्या कोई छोटा मोटा हिसाब ले देकर बात को निपटाया नहीं जा सकता है? बात को शादी तक क्यों पहुंचा रहे हैं आप? कोई गलती की है मैंने तो उसके लिए सॉरी ना। अभ्युत को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस लड़की का करे तो करे क्या। इसकी मासूमियत अच्छी भी लग रही थी पर उतना ही गुस्सा भी आ रहा था। मन्नत उसके जज्बातों को समझ नहीं पा रही थी। उसे पता नहीं क्या क्या लग रहा था। अभ्युत ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। मन्नत लगातार अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देख रही थी पर मजाल है कि अभ्युत उसके सामने भी देखा हो। अभ्युत अंदर ही अंदर चल रहा था क्योंकि मन्नत उसके जज्बातों को बदले के रूप में ले रही थी। उसे लग रहा है कि अभ्युत उससे किसी तरह का बदला लेने के लिए शादी कर रहा है पर असलियत तो कुछ और ही है जिससे मन्नत अनजान है पूरी तरह से और अभ्युत उसे बता भी नहीं पा रहा है। अंदर ही अंदर जलने से उसे गुस्सा आ रहा था पर वो अभी मन्नत पर गुस्सा नहीं करना चाहता था वरना ये लड़की उसके हाथ से निकल सकती थी जो उसे बर्दाश्त नहीं था। मन्नत अभी भी अभ्युत के भावहीन चेहरे को देख रही थी। उसे जानना था कि अभ्युत उससे शादी क्यों करना चाहता है पर वो तो कुछ बोल ही नहीं रहा था। मन्नत जैसे ही कुछ बोलने लगी अभ्युत ने गाड़ी रोक दी और भारी आवाज में बोला, यहाँ से सीधा अंदर जाना, कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है और कल तुम पूरे दिन अपने घर पर रहोगी। मन्नत ने खिड़की से बाहर देखा कि उसका घर आ गया है। मन्नत को दुनिया जहान का सुकून मिल रहा था। उसने आओ देखा न ताओ सीधा गाड़ी से बाहर निकल गई। अभ्युत उसकी तरफ नहीं देख रहा था। उसे गुस्सा आ रहा था मन्नत के बचपने पर, उसकी नासमझी पर। मन्नत बिना रुके तेजी से अपने घर के अंदर चली गई थी। एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके जाते ही अभ्युत ने जोर से मुक्का स्टीयरिंग पर मारा। उसे हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो बेचैन हो रहा था। मन्नत क्यों इतनी नादान है, क्यों वो कुछ समझ नहीं रही है? अभ्युत क्या चाहता है और वो क्या समझ रही है? अपनी आदतों से लाचार, अपने गुस्सैल स्वभाव के कारण वो खुद भी कुछ कह नहीं पा रहा था, बस अंदर ही अंदर घुट रहा है। अभ्युत ने एक बार फिर से स्टीयरिंग पर मुक्का मारा और अपनी दांत पीसते हुए बोला, तुम्हें समझना होगा कि मैं तुमसे क्या चाहता हूँ। मैं खुद नहीं कहूंगा, तुम्हें खुद से समझना होगा। अभ्युत ने कार को स्टार्ट किया और तेजी से वहां से सीधा अपनी कंपनी के लिए निकल गया। मन्नत हॉल में आई तो उसने देखा सोनल जी किसी से फोन पर बात कर रही थी और आज तो मिहिर भी घर पर था। वो सोनल जी के पास बैठकर लैपटॉप पर काम कर रहा था। मन्नत बिना आवाज किए चुपचाप ऊपर अपने रूम की तरफ बढ़ने लगी। तभी मिहिर बोला, चोर की तरह क्यों चल रही है? मन्नत छिप गई और बनावटी हंसी लिए पीछे मुड़कर मिहिर को देखने लगी। मिहिर ने उसे अजीब नजरों से देखा और बोला, क्या कांड करके आई है तू? सच बता वरना पापा को बता दूंगा। मन्नत भागती हुई उसके पास आई और झट से मिहिर के बगल बैठ गई। मन्नत ने उसकी बाजू पकड़ी और उसे किसी बच्चे की तरह चिपक गई। मिहिर उसकी बचकानी हरकत देखकर बोला, मक्खन मत लगा रूफी, तेरी रग रग से वाकिफ है तेरा भाई। चल अब बता इतनी जल्दी कैसे वापस आ गई तू? मन्नत ने कसकर उसकी बाजू को पकड़ लिया और प्यारा सा चेहरा बनाकर बोली, सच कहूं तो मैं यहाँ से सीधा शॉपिंग करने चली गई थी और शॉपिंग होते ही घर वापस आ गई। आपको तो पता ही है ना मुझसे ज्यादा काम नहीं होता, मैं नाजुक सी हूँ इसलिए जल्दी थक जाती हूँ। मिहिर ने अपना माथा पीट लिया और बोला, बेड़े गर्क है उसके जिसके नसीब में तू है। बेचारा तुझसे प्यार तो कर लेगा पर जब उसे तेरी हरकतें पता चलेंगी तब क्या होगा उसका? मन्नत मुंह फुलाकर बोली, अरे बहुत नसीब वाला होगा वो जिसके नसीब में मैं मन्नत उर्फ रूफी है, क्योंकि इतनी मासूम और खूबसूरत जो हूं मैं। मिहिर बोला, सिर्फ खूबसूरती से कुछ नहीं होता मेरी रसगुल्ला, थोड़ी ब्रेवरी थोड़ी समझदारी भी जरूरी है लाइफ में। मन्नत बोली, पर उन्होंने तो मुझसे ऐसा कुछ कहा ही नहीं। मन्नत जल्दी जल्दी से अभ्युत के बारे में बोल गई थी। उसे पता ही नहीं रहा कि वो अपने भाई के सामने अभ्युत के बारे में बोल रही थी। उसकी बात सुनकर मिहिर हैरानी से उसे देखकर बोला, किसने क्या नहीं कहा तुझसे? मन्नत को अब जाकर होश आया कि वो हड़बड़ी में क्या बोल गई थी। मन्नत ने खांसी खाई और बोली, I mean, भगवान जी ने तो ऐसा कभी नहीं कहा होगा कि लड़की को ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। मन्नत ने बड़ी चालाकी से बात को घुमा दिया था जिसका एहसास तक मिहिर को नहीं हुआ और वो बोला, तू और तेरी बातें। अच्छा शॉपिंग करने गई थी पर कुछ लेकर तो आई नहीं, खाली हाथ लौट आई। बोल तू क्या कांड कर रही है, कुछ छुपा रही है क्या रूफी? मन्नत मिहिर को देखने लगी और मन में सोचने लगी कि अब क्या बहाना बनाया जाए वरना मिहिर को सब पता चल जाएगा। मन्नत की दिमाग की बत्ती जली और वो बोली, मैं थक गई थी इसलिए मेरे शॉपिंग बैग्स मैंने वीरा के घर रख दिए, वो कुछ दिनों में लौटा देगी। वापस आते वक्त उसके घर थोड़ी देर रेस्ट किया था ना इसलिए। मिहिर बोला, जा फ्रेश हो जा। मन्नत उठी और तेजी से अपनी रूम की तरफ चली गई। रूम का डोर लॉक किया और सीधा बेड पर जाकर गिरी। उसने कसकर चादर को पकड़ लिया और बोली, अब पता नहीं क्या होगा, वो तो मेरे पीछे पड़ गया।
यार सीधा शादी के लिए बोल दिया। मुझे तो डर लगता है उनके सामने देखने से भी। तो जिंदगी भर उनके साथ कैसे रहूंगी, क्या करूंगी? मम्मी पापा उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पर वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे। हे ठाकुर जी, आप मेरी मदद करना और सब कुछ ठीक कर देना। मैं तो एकदम भोली और मासूम सी बच्ची हूँ, मुझ पर दया करना। मन्नत को नहीं पता था कि अभ्युत उससे क्या चाहता है, वो क्यों उससे शादी करना चाहता है। उसे तो बस अभ्युत से डर लग रहा था, क्योंकि उसने अभ्युत के गुस्से को देख रखा था और उस पर उसके घर वालों ने कभी गुस्सा नहीं किया था। उसे हमेशा खुश रखा था और उसकी हर इच्छा पूरी की थी। और अभ्युत के नाक पर गुस्सा हर वक्त छाया रहता है। पता नहीं उसके साथ मन्नत कैसे रह पाएगी, कैसे उसके गुस्से को और उसके दीवानीपन को झेल पाएगी। सब कुछ सोचते सोचते मन्नत को नींद आ गई। उधर राणा ग्रुप एंड इंडस्ट्रीज में अभ्युत एक मीटिंग हैंडल कर रहा था। उसने अपना कोट उतारकर अपनी बड़ी सी चेयर पर रखा हुआ था और शर्ट की स्लीव्स फोल्ड करके वो खड़ा होकर सबकी लीड कर रहा था। बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ उसके सामने बैठे हुए थे और उसकी एक एक बात को गौर से सुन रहे थे। उनमें से ही दो खूबसूरत और प्यारी सी आंखें बेहद प्यार से या रहस्य से या पता नहीं कैसे पर अभ्युत को देख रही थी, जिसका अंदाजा अभ्युत को नहीं था। अभ्युत बहुत डैशिंग और हैंडसम लग रहा था। उसके बोलने का, उसके खड़े रहने का तरीका एकदम हटके था। कोई भी आसानी से उस पर फिदा हो जाए। आज अभ्युत को कई मीटिंग्स को हैंडल करना था, इसलिए रात तक उसके पास बिल्कुल समय नहीं था किसी भी काम के लिए। कल के लिए उसने जो सोच रखा था उसके लिए वो एकदम तैयार था। राव हाउस, रात के 10 बजे। सभी घरवाले डिनर करने के बाद अपने अपने रूम में चले गए थे। मन्नत भी अपने रूम में थी। उसे नींद नहीं आ रही थी, जिसकी दो वजह थी। एक तो वो घर आते ही सो गई थी और दूसरा उसे डर लग रहा था कि पता नहीं कल क्या होगा, क्योंकि अभ्युत ने कल पूरे दिन घर पर रहने के लिए कहा था। मन्नत बेचैन होकर खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई, जहां से ठंडी हवाएं चल रही थी। मन्नत के मन को थोड़ी शांति मिल रही थी। रात के 12 बज चुके थे, पर अभ्युत अभी तक पैलेस वापस नहीं लौटा था और आरतिका जी उसके इंतजार में हॉल में सोफे पर बैठी हुई थी। कुछ देर बाद बंगलों के बाहर 2 गाड़ियां आकर रुकी। अभ्युत गाड़ी से बाहर निकलकर तेजी से अंदर चला आया। उसने हॉल में अपनी मासा को देखा और कहा, आप अभी तक सोई नहीं? आरतिका जी बोली, आप जानते हैं ना, जब तक आप खाना नहीं खा लेते तब तक हमें नींद नहीं आती। अभ्युत बोला, आपको अपनी तबीयत का ख्याल रखना चाहिए, आप जानती है ना हमें ये सब पसंद नहीं है। आरतिका जी बोली, शुक्र है आपकी नाराजगी तो दूर हुई हमसे। अभ्युत बिना उनकी तरफ देखे बोला, ज्यादा वक्त तक हम आपसे नाराज नहीं रह सकते। आरतिका जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वे बोली, आपकी बात हुई मन्नत से? अभ्युत को फिर से गुस्सा आने लगा। आज सुबह से ही उसका मूड ठीक नहीं था, क्योंकि मन्नत उसे समझ नहीं पा रही थी और कुछ भी बोले जा रही थी। अभ्युत के बदलते हाव भाव देखकर आरतिका जी बोली, क्या हुआ अभ्युत, आप इतने उखड़े क्यों हैं? मन्नत से बात नहीं हो पाई क्या? अभ्युत बोला, उससे बात करने का कोई मतलब नहीं है। आरतिका जी बोली, आपके कहने का मतलब क्या है? अभ्युत अब उन्हें कैसे बताए कि जिस लड़की के लिए वो सबसे लड़ चुका है, जिससे वो शादी करने जा रहा है, वो लड़की हद से ज्यादा भोली और मासूम है। उसे तो पता भी नहीं है कि राणा जी उससे शादी क्यों करना चाहते हैं। अभ्युत बात को संभालते ही बोला, उसके परिवार में वो बड़ी नहीं है, उसके माँ बाप से बात करनी होगी। आरतिका जी बोली, ठीक है, तो आपने सोचा है क्या कि कब क्या करना है? अभ्युत के चेहरे पर अचानक ही डबल स्माइल आ गई और वो अपने जुनून के साथ बोलने लगा। आरतिका जी उसकी एक एक बात को गौर से सुन रही थी। उन्हें किसी भी कीमत पर अपने बेटी की खुशियां चाहिए थी और साथ में खानदान की मान मर्यादा भी बनाए रखनी थी। ये रात गुजर गई और अपने साथ एक नई सुबह लेकर आई। सुबह के 9 बजे मानव जी नाश्ता कर रहे थे। सोनल जी उनके बगल बैठी उनसे इधर उधर की बातें कर रही थी। मन्नत अपने रूम के बाथरूम में नहा रही थी। मिहिर भी अपने हॉस्पिटल के लिए रेडी होकर रूम से बाहर आ रहा था। तभी मानव जी का फोन बजने लगा। मानव जी ने स्क्रीन को देखा तो हैरान रह गए। आज पहली बार इतनी बड़ी कंपनी के मालिक मिस्टर अजय प्रताप राणा उन्हें कॉल कर रहे थे। दरअसल मानव जी और अजय जी एक दूसरे को बिजनेस के नाते जानते थे। मानव जी जमीनों का काम करते थे। उन्होंने कई जमीनें राणा ग्रुप के लिए खाली करवाई थी। इसी सिलसिले में उनकी एक दो बार अजय जी से मुलाकात हो गई थी, पर दोनों एक दूसरे को पर्सनली नहीं जानते थे। अजय जी का कॉल देखकर मानव जी थोड़ा हैरान थे, पर उन्होंने कॉल अटेंड कर लिया और बोले, हेलो। उन्होंने इतना ही बोला था कि सामने से अजय जी अपनी सभ्य और सौम्य आवाज में बोले, नमस्ते मिस्टर राव, उम्मीद है सब कुशल मंगल होगा। मानव जी बोले, नमस्ते मिस्टर राणा, सब कुशल मंगल है, आप बताइए आप कैसे हैं? सोनल जी और मिहिर मानव जी की तरफ देख रहे थे और वे आराम से कॉल पर बात कर रहे थे। अजय जी स्वभाव से काफी शांत और समझदार थे। वे बोले, जी हम सभी एकदम ठीक हैं, आप उदयपुर में ही है ना या कहीं और? मानव जी बोले, जी हमारा रैन बसेरा उदयपुर में ही है, पूरा पुश्तैनी बिजनेस और सब यहीं पर ही तो है। अजय जी बोले, सही कहा आपने, वैसे आपके पास थोड़ा समय हो तो हमें आपसे मिलना है, कुछ जरूरी बात करनी है। मानव जी थोड़े हैरान रह गए, क्योंकि इतने बड़े आदमी को उनसे क्यों मिलना था। शायद कोई जमीन का मामला होगा, तभी उन्होंने कॉल किया होगा। पर ऐसा कभी होता नहीं है, क्योंकि जब से उनके बेटे ने कंपनी को संभालना शुरू किया है तब से उनकी कंपनी में कोई दिक्कत नहीं आई और वो नई ऊंचाइयों को छूती जा रही है। क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए माय डेडली सीक्रेट लव, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। अगले एपिसोड्स